हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। इसको हम समझेंगे विस्तार पूर्वक। जिस जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। मध्य का मतलब होता है जो मध्य में होता है। जो टॉप और निम्न के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं मध्य। और मध्य पाषाण से मतलब है पत्थर, यानी जो पत्थर से संबंधित युग है उसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। इससे पहले हम पुरा पाषाण पढ़ चुके हैं। मध्य पाषाण जो है इसका नाम जो मध्य रखा गया है, ये क्यों रखा गया है और क्यों इसको मध्य पाषाण के नाम से जाना जाता है, इसको समझते हैं। इसको मीसोलिथिक युग भी कहा जाता है और आखेटक और पशुपालक युग भी इसको कहा जाता है। आखेटक का मतलब होता है शिकार से संबंधित, यानी मनुष्य अपना जीवन यापन इसमें शिकार करके किया करता था। इसके अलावा यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत इस युग में मानी जाती है। क्योंकि इसी वजह से इसको आखेटक और पशुपालक के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो आरंभ होता है ये 8000 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व तक का जो समय था, इसको हम मध्य पाषाण युग का काल मानते हैं। इसके अलावा जो भारत में मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है तो सी एल क्लाइकल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज की जाती है। तो वहीं से भारत में क्या माना जाता है, मध्य पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। तो इस सबसे पहले इसमें जो शिकार कर मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह का जीवन यापन करते थे मध्य पाषाण कालीन लोग। यानी जो ये मछली पकड़ना, मछली पकड़कर अपना भोजन करना, इसके अलावा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, इस प्रकार से ये जीवन यापन करने लग गए थे यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे औजार जो थे, यहाँ पे जो पत्थर से बने हुए औजार थे वो सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ का प्रयोग होने लगा था। यानी कि इससे पहले पुरा पाषाण में हमने देखा कि जो पत्थर थे वो क्या थे, काफी बड़े पत्थर थे। इसके अलावा वहां पे जो था उनका जो पत्थर बनाए जाते थे उनकी इतनी अच्छी भी धार नहीं थी। लेकिन जो ये सूक्ष्म पाषाण है इसमें छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा अपने औजारों को बनाने के लिए। इसीलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण जो युग है इसके औजार कौन कौन से औजार इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ब्लेड मिलती है, यानी ब्लेड का मतलब है जैसा कि ब्लेड से हम जानते ही, हम देखा हुआ है, हमने सब लोगों ने ब्लेड देखी हुई है कितनी तेज उसकी धार होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ब्लेड प्रकार के कुछ औजार देखने को मिलते हैं, कोर प्रकार के मिलते हैं। ये नुकीला औजार मिलता है इसमें देखने को हमें मध्य पाषाण युग में। त्रिकोण आकार का हमें इसमें इस प्रकार से क्या है, एक औजार मिलता है। इसके अलावा एक नव चंद्राकार औजार देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे समलम्ब जो है, समलम्ब औजार इसमें देखने को हमको मिलता है। तो इन्हीं औजारों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इन्हीं औजारों के माध्यम से अध्ययन करने के बाद हम इस पाषाण काल को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी इसकी व्याख्या करते हैं। तो आगे जो मध्य पाषाण युग के कुछ स्थल हैं इनको थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है बागौर। बागौर जो है एक कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ये मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से हमको देखने को मिलता है। ये गुजरात में जो ताप्ती और नर्मदा नदी बहती है इसमें अखरज नाम की जगह है। इसके अलावा बलसाना, हीरपुर, इसके अलावा लगनाज, साबरमती नदी के पूरब में है ये सभी स्थान। इसके अलावा चौपानी जो है उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ विश्व में जो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। यानी कि जो चौपानी उत्तर प्रदेश में स्थित है एक जगह, वहाँ पे हमें विश्व में प्रथम बर्तन बनाने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। यानी बर्तन बनाने से मतलब है मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बगही खोर है हमारे यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांड मिलते हैं। और पालतू जानवर के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही हमने बात करी थी, पशुपालक युग कहा जाता है। तो जो ये पालतू जानवर के साक्ष्य मिलते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं, बगही खोर से मिलते हैं। इसके अलावा मोरहना एक स्थान है, भीम बेटिका है, इसके अलावा पंचमढ़ी है, बीर भानपुर है, कुचई है, इसके अलावा जल्हाली है, इसके अलावा रेनीगुंटा है। तो ये सारे ही स्थान क्या है, हमारे मध्य पाषाण कालीन स्थान है। आगे इसमें सर्वप्रथम भारत में जो अस्थि पंजर जो है, यानी सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर, यानी मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। इससे पहले हमने देखा था कि पुरापाषाण में केवल भारत में एक मनुष्य की खोपड़ी मिली थी, जो जीवाश्म, एकमात्र जीवाश्म था भारत में मिलने वाला। तो यहाँ जो मध्य पाषाण है यहाँ से हमको मानव के अस्थि पंजर मिलने शुरू हो जाते हैं भारत में। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का एक प्रथम पालतू पशु के रूप में उसको पाला गया था। इस मध्य पाषाण काल से ही हमें कुत्ते को पालने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हो जाता है।
आगे हम जो संस्कृति का नवपाषाण चरण है इसको बात करेंगे। मध्य पाषाण हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे हमारी नवपाषाण संस्कृति आ जाती है। तो जो नवपाषाण संस्कृति है इसको नियोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको खाद्य उत्पादक युग भी कहा जाता है। तो ये दो तीन नामों से जानी जाती है, यानी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जानी जाती है, इसके अलावा इसको नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे खाद्य या उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जो है ये एक वो थे सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में इनकी बुक प्रकाशित होती है 1865 में। तो उसी में इन्होंने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था, तो वहीं से ये शब्द को लिया गया है। भारत में नवपाषाण जो नवपाषाण यानी जो नवपाषाण की खोज होती है, ये डॉक्टर प्राइम रोज एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा 1842 में एक कर्नाटक में एक स्थान है लिंग सुगर, तो वहां से कुछ उपकरण खोजे गए थे, तो वहीं से भारत में इसकी नवपाषाण संस्कृति की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आगे हम इसमें देखते हैं जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल में हमारा आ जाता है बुर्ज होम। और ये बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में स्थित है वर्तमान। यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास का प्रमाण हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी गर्तावास का मतलब है गड्ढा घर भी इसको बोला जाता है। गर्त यानी गर्त का मतलब होता है जो नीचे जमीन के नीचे बनाया जाता है, तो उसी को गर्तावास कहा जाता है। तो ये बुर्ज होम से हमें गर्तावास का प्रमाण मिलता है। 1935 ईस्वी में क्या होता है, डी टेरा व पीटरसन, ये दो व्यक्ति हैं, डी टेरा और पीटरसन द्वारा खोजा गया था यह गर्तावास। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे, यानी जो ये बुर्ज होम में रहने वाले नवपाषाण कालीन लोग थे, ये क्या थे, कृषि से ये पूर्ण रूप से परिचित थे। यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते की को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन जाता है, यहाँ से पालतू कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये बुर्ज होम कश्मीर से हमको देखने को मिलते हैं। आगे हमारा जो नवपाषाण कालीन स्थल है उसमें आ जाता है गुफा कराल, यानी कुम्हार की गुफा इसका मतलब होता है, गुफा कराल का मतलब। ये भी हमारा कहाँ है, कश्मीर में है। यह श्रीनगर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा यहाँ कृषि पशुपालन के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं गुप्फकराल में। पत्थर एवं अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार यहाँ को देखने को मिलते हैं, यानी पत्थर से भी बने औजार मिलने देखने को मिलते हैं। अस्थियां मतलब हड्डियों से बने हुए औजार भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धूसर, मृद भांड, इसके अलावा सिलबट्टा, हड्डी निर्मित सुई, ये सारी चीजें हमको यहाँ से गुप्फकराल से देखने को मिलती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाता है सिलबट्टा और हड्डी निर्मित सुई। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सिलबट्टा और हड्डी निर्मित सुई कहाँ से मिलती है नौपाषाण काल में, तो ये गुप्फकराल से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने भी हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा नौपाषाण कालीन स्थल है उसमें मेहरगढ़ आ जाता है, और ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। यानी प्राचीनतम स्थायी जीवन का मतलब है जब लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, तो ये स्थायी जीवन कहलाता है। तो इसी यही इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। गेहूं की यहाँ पे से तीन किस्में देखने को मिलती है, तीन किस्मों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे गेहूं के। इसके अलावा जौ की दो किस्मों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि गेहूं के जो हमें तीन प्रकार और जौ के दो प्रकार की खेती करने के प्रमाण हमको यहाँ से मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा स्थल है महदहा। ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है महदहा। ये गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ पे गोलाकार झोपड़ी होने के प्रमाण मिले हैं हमें महदहा से। यहाँ और इसके अलावा यहाँ पे धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं महदहा से, और ये महदहा हमारे उत्तर प्रदेश में है वर्तमान। अगला जो हमारा स्थान है ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और ये इसका नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है ये इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यानी ये कोल्डी हवा हमारे बेलन नदी के तट पर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थित है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज हो जाती है वो 6500 ईसा पूर्व पहले यहाँ जो समय था इतना ही 6500 ईसा पूर्व यहाँ पे हमको धान की खेती करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ये जो धान की खेती करने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जो कि विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं।
यानी विश्व में प्राचीनतम जो धान की खेती करने के प्रमाण मिलते हैं वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। अगला स्थान है हमारा संगन कल्लू, और ये संगन कल्लू वर्तमान कर्नाटक यानी हमारे जो दक्षिण भारत है उसमें एक स्थान है संगन कल्लू कर्नाटक में। यह मैसूर के निकट बिल्लारी नदी जिले में स्थित है, यानी बिल्लारी जिले में स्थित है ये संगन कल्लू। यहाँ हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशु बाड़ों के स्थल हैं, यानी यहाँ पे हमको राख के ढेर मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है जो पशुपालन के बाद गोबर जो बच जाता था उन्हीं के ढेर माना जाता है इनको। इसके साक्ष्य हमें संगल कन्नू से देखने को मिलते हैं। अगला हमारा जो नौपाषाण कालीन स्थल है उसका नाम है पिकलीहल। और पिकलीहल ये भी हमारे कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे नौपाषाण निवासी पशुपालक थे। गाय बैल बकरी भेड़ पालन यहाँ का मुख्य क्या था, एक प्रकार से इनका कार्य था। राख के ढेर व निवास स्थल दोनों ही यहाँ पे मिलते हैं। अगला स्थान है चौपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है चौपानी मांडो। इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार, पाषाण उपकरण व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पिकलीहल में। अगला हमारा जो स्थान है वो है साउतारू, ये असम में स्थित है साउतारू। ये गुवाहाटी के निकट आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और फिर अगला स्थान आ जाता है चिरांद। चिरांद हमारे बिहार में स्थित है। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल हमको देखने को मिलते हैं, यानी ताम्रपाषाण कालीन स्थल इसके अलावा नवपाषाण कालीन स्थल दोनों ही यहाँ पे चिरांद में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ अस्थियों एवं सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी अस्थियों एवं सींगों से निर्मित यहाँ पे उपकरण मिले हैं चिरांद बिहार में। इसके अलावा यहाँ बैल हाथी बारहसिंगा गैंडा पशुओं से परिचित थे ये लोग, यानी ये लोग जो चिरांद में रहने वाले लोग थे बैल हाथी बारहसिंगा गैंडा आदि पशुओं से क्या थे, परिचित थे। बांस व बल्ली की झोपड़ियां बनाते थे यहाँ के रहने वाले लोग। धान मसूर गेहूं मूंग जौ की कृषि करना ये लोग जानते थे। अब अगला स्थान आ जाता है हमारा दाओजुली। दाओजुली भी हमारा असम में स्थित है। ये जो दाओजुली है यहाँ पे कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमें, यानी कृषि करने के साक्ष्य, इसके अलावा पशुपालन करने के साक्ष्य हमें दाओजुली से भी मिलते हैं। अगला हमारा कृषि जो कार्य है ये पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृदभांड बनाना, ये भी हमें क्या है दावोजली से देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा कृषि तकनीकों की शुरुआत प्रकृति पर और अधिक नियंत्रण अथवा प्राकृतिक साधनों का दोहन हुआ यहाँ पे जो इन स्थानों पर। इसके अलावा हम थोड़ा बात कर लेते हैं भारत से बाहर कुछ जो सभ्यताएं मिलती हैं हमें। इसमें आती है नील घाटी। ये नील घाटी हमारे लगभग 12,500 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और ये यहाँ पे हमें गेहूं और जौ की खेती करने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम एशिया में जो है हमारा पश्चिम एशिया में यहाँ पे 8500 ईसा पूर्व आगे का जो समय है यहाँ पे भी गेहूं और जौ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान ये 6000 ईसा पूर्व का समय है, और इसमें हमें गेहूं और जौ के ही साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी है, यहाँ पे 5440 ईसा पूर्व से लेके 4530 ईसा पूर्व तक का समय जो है इसमें हमें चावल की खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं ये बेलन घाटी से। दक्षिण भारत का जो स्थान है उसमें आ जाता है हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पर हमें रागी जो अनाज है इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे नौपाषाण की प्राचीनतम बस्ती बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। यानी जो जो हमारा नौपाषाण काल होता है उसमें सबसे प्राचीनतम बस्ती हमारे बलूचिस्तान प्रांत में मानी जाती है। बलूचिस्तान प्रांत के जो मेहरगढ़ है वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। और मेहरगढ़ में कृषि जो मेहरगढ़ है यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। इलाहाबाद कोल्डी हवा एकमात्र स्थल नौपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे हमने बात भी कर ली है इस फैक्ट पे पहले। कृषि व पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल की देन है, यानी जो पहिए का आविष्कार है कृषि का आविष्कार है ये नौपाषाण काल का ही देन है। इसके अलावा पत्थर के पालिशदार औजार का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था नौपाषाण काल में। बुर्ज होम का मतलब होता है बुर्ज का वृक्ष का के नाम पर इसका नाम रखा गया है। का स्थान श्रीनगर। युग्मित सौदाह के प्रमाण मिलते हैं, यानी ये बुर्ज होम से हमें युग्मित सौदाह के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा खुरदुरे मृत भांडों का प्रयोग ये लोग करते थे। पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा गुफा कराल जो है ये कुलाल, गुफा कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। आगे जो है कश्मीर
अत्यधिक हड्डी के औजारों का प्रयोग ये लोग करते थे। यानी जो कश्मीर में जो लोग रहते थे नौपाषाण कालीन लोग, तो ये क्या करते थे, अत्यधिक हड्डी से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। प्रमाण अतिरम पक्कम यानी मद्रास में प्राप्त कुल्हाड़ी के आधार पर होता है। यानी ये जो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम हमको देखने को मिलता है ये 5000 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलता है, और ये प्रमाण हमें अतिरम पक्कम एक स्थान है मद्रास में, तो वहीं से हमें ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली, जिसे हैंड एक्स भी बोला जाता है। तो इसके आधार पर हम बोलते हैं कि तांबे का प्रयोग 5000 ईस्वी पूर्व पहले किया गया। ग्रामीण सभ्यता जो भारत की है उसमें ताम्रपाषाण युगीन मानव ने की। इसके अलावा पिकली हल कर्नाटक में है। ये राख के ढेर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे ये लोग, मेहरगढ़ के लोग। और बर्तन बनाने की कला नौपाषाण काल में ही मिलती है। इसके अलावा जलीलपुर पाकिस्तान मछली पकड़ने के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में नौपाषाण काल ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ। इसके अलावा नौपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हमने बात करी हमने नौपाषाण पे, और नौपाषाण पे हमने बात करने के अलावा हमारा बच गया है अब ताम्रपाषाण, उसको हम अगले उसमें करेंगे। और थोड़ा हम यहाँ पे नौपाषाण कालीन स्थलों को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने बुर्ज होम की बात करी थी, ये रहा हमारा बुर्ज होम। ये कहाँ पे, कश्मीर में है। इसके अलावा इसी के नीचे हम देखेंगे तो गुफा कराल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दोनों ही स्थल हमारे कहाँ है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप मेहरगढ़, जहाँ पे कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान के कहाँ, बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। और कोल्डी हवा आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कोल्डी हवा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर महदहा भी है, और यहाँ पे चिरांत भी एक स्थान है। चिरांत के बारे में भी हमने बात करी थी, ये भी बिहार में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे सारातारू की बात करी थी जो असम में था, ये सारातारू यहाँ पे स्थित है। ये जो महत्वपूर्ण स्थल है तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल है उन्हीं का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। महदहा जो है, यहाँ पर महदहा से हमें यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हमारे नागार्जुन कोंडा है, या दक्षिण भारत में नौपाषाण संस्कृति का विकास माना जाता है इस नागार्जुन कोंडा से। इसके अलावा यहाँ पे हमारा संगन कल्लू, जिसका नाम बहुत बार हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो संगन कल्लू ये रहा। संगन कल्लू एकमात्र स्थल जहाँ मृत भांड नहीं मिले, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। टेरी, इसका मतलब होता है बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। इसके अलावा हमारा अगला जो स्थान है यहाँ पर पेमपल्ली है। पेमपल्ली से कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। और इस वीडियो में अगर आप इस मैप में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैप से हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।